तीन देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आज अपने देश को एड्रेस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो नहीं डिस्कस करूंगा। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं आज एड्रेस करने जा रहा है। और भारत में एक रिमार्केबल चीज हो रही है, एक के बाद एक सीसीएस मीटिंग्स हो रही हैं। 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी की सीसीएस मीटिंग, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, एक तरह से बोल दिया जाए तो सुपर कैबिनेट होती है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए और कुछ सिलेक्ट गेस्ट्स आते हैं। इससे ऊपर भारत में कोई बॉडी है नहीं। इसकी मीटिंग हो रही है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी देश को एड्रेस करने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर ये मीटिंग्स के रीजन क्या हो रहे हैं? क्योंकि बहुत देर बाद इस सरकार ने एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हेड कर रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है समझने के लिए विदेश और देश, और क्या गंभीर खतरे हैं जिसके लिए हर देश के हेड ऑफ स्टेट को अपने देश को एड्रेस करना पड़ रहा है। और भारत में ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा एक्शन भारत करने जा रहा है। ये सब डिस्कस करेंगे आज कर्नल रैना के साथ। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू इश्करण जी, बुलाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सबको। डेमोक्रेसी में आई थिंक एक एक्सपेक्टेड है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लोगों के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार है, हम बनाते हैं, तो उनकी लाइंस खुली होनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है। हालांकि मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगता है कि प्रेस से बात नहीं करते, वो उनका स्टाइल है, वो हमसे बात करते हैं डायरेक्ट। तो कुछ बड़ा होने वाला मैं इसलिए नहीं बोलूँगा इश्करण जी कि कल परसों से 3-4 दिनों से चैनल्स के थंबनेल्स में बड़ा कुछ होने वाला, बड़ा कुछ होने वाला, तो लोग अभी हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, यार बड़ा क्या होने वाला है। तो होगा जो होगा, सिग्निफिकेंट तो होगा, कुछ तो होने वाला है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारों को बहुत ज़्यादा पता होता है हम लोगों से। हम जो लोग बाहर बैठ के ऑब्जर्वेशन, जैसे आप कह रहे हैं, आपने किसी पीएम का एड्रेस सुना, ट्विटर पे कुछ देखा, ओएस से कुछ आया, हम तो एनालाइज ही कर सकते हैं, पर एक्चुअल खबर तो सरकारों के पास होती है। कल जब ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई ब्रिटेन को गालियाँ निकाल दी थी वर्चुअली कि तुम लोग डरपोक हो, ये है वो हो, तो एक ये भी था कि भागने के चक्कर में तो नहीं है, क्योंकि भागना एक्चुअली अमेरिका के हक में रहेगा अगर निकल जाए आज, क्यों फंसा हुआ है वो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है, चाहे और ये भी मैंने कल फिर रात को कहा कि जब वो कह रहा कि हम भाग रहे हैं, तो इसका मतलब अटैक करने आ रहा है, बिकॉज ट्रंप का भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर सरकारें इन सब सिचुएशंस को एनालाइज करती हैं। देखिए, जैसे नेवी हमारी गई, तो किसी ने मुझे पूछा हमारी नेवी वहाँ क्या कर रही है, वाई शुड वी। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमारे टैंकर वहाँ से निकल रहे हैं, पहले सिर्फ हमारे ही निकले ना, बाद में फिर पाकिस्तान, स्पेन और चाइना के भी निकलने लगे, तो रास्ते में कौन किसके शरारत करके कौन सी सिचुएशन पैदा कर दे, कुछ पता है? आपने श्रीलंकन नेवी से पानी से निकला हुआ शिप गिरा दिया ईरानियन का, और यूएस का रिकॉर्ड है, इन्होंने सिविल पैसेंजर एयरलाइन मारा था ईरान इराक युद्ध के टाइम पे। ये मारते रहते हैं और बाद में बोलते सॉरी, गलती होगी, गलती से मिस्टेक हो गई। तो हम अपना सेफ गार्ड ले रहे हैं। हम अपनी जो ट्रेड चैनल है, जो हॉर्मुज से लेके हमारे कोस्ट तक आती है, हम उसको, उससे पहले भी सीसीएस की मीटिंग हुई थी। तो ये भी एक बड़ा डिसीजन होता है, बिकॉज जब आप नेवी को बाहर भेज रहे हो ओपन वाटर में, तो कुछ भी हो सकता है। कल को तो दूसरा बंदा तो बोलेगा जी मिस्टेक होगी, है ना, कहना बड़ा आसान है। क्यों बाकियों ने नहीं भेजा? बाकियों की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? हॉर्मुज के मुंह पे सिर्फ हमारी नेवी बैठी है, अमेरिकन नेवी तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इसको, जिसको हम अपनी फौजी लैंग्वेज में कहते हैं, वॉर गेम किया जाता है। और सीसीएस में क्या होता है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी बैठता है, और इनविटेशन पे सीडीएस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेवी जिनको बुलाया जाता है, ये आते हैं इनविटेशन पे, वैसे नहीं आते। तो ये जो, अगर इतने आप कह रहे हैं कि 3 बड़े बड़े कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर संबोधन कर रहे हैं, अपने लोगों को कुछ बात करना चाहते हैं, तो देयर समथिंग हैपनिंग जो हमें शायद नहीं पता, जिसको मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर आपकी चैनल के भी लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। पर सर बड़ा तो हो ही रहा है। वी आर हैविंग अ सब कुछ सुपर बड़ा है। कैबिनेट मीटिंग। दिस इज होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ओनली थिंग इज वो बड़ा इन्फॉर्म करना नहीं करना राष्ट्र के हित में नहीं है, दैट इज देयर डिसीजन। पर बड़ा तो ये मतलब इट इज लाइक अ फैक्चुअल स्टेटमेंट हो ही रहा है। वो इतने थोड़ी ना, जी। मुझे याद नहीं सर लास्ट कब 3 बारी ऐसे सीसीएस मीटिंग हुई हो, एक के बाद एक हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर। क्योंकि मैं तो मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक चीज तो कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इतनी पेस के ऊपर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चीजें कभी मूव नहीं की। तो कहते हैं ना, अनयूजुअल टाइम्स डिमांड अनयूजुअल रिस्पॉन्स, तो वो हो रहा है। और अच्छी बात है कि आप एक डिसीजन लिया आज और फिर सो गए, इलेक्शन मोड में चले गए कि 4 दिन के बाद केरला में इलेक्शन है, 9 दिन के बाद।
वो दिखाता है कि फिर आपने ब्लेंडर लगा लिए और आप गलती कर रहे हो। दूसरी तरफ क्या है कि इलेक्शन भी चल रहा है, SIR भी चल रहा है, जो पंगे चल रहे हैं, FCRA का आज बिल हुआ फिर वापस हुआ, जो वो सब ड्रामा चल रहा है। एट द सेम टाइम हमारी सरकार इस बात को लेके अवेक एंड अलर्ट है कि बाहर क्या हो रहा है, बिकॉज अब वो जमाना नहीं रहा ना जी कि आपके बॉर्डर के बाहर जो हो रहा है वो बाहर की प्रॉब्लम है, हमें कंसर्न नहीं करता, वो तो है नहीं। अगर बाहर हॉर्मुज बंद होती है और तेल और गैस पे फर्क पड़ता है, हम सबको फर्क पड़ता है। अगर हमारे यहाँ से अनाज, ईरान बहुत अनाज खरीदता था हमसे, अगर हमारा अनाज वहाँ नहीं जा पा रहा, हमारे एक्सपोर्टर्स पे फर्क पड़ रहा है, और धीरे धीरे रिपल इफेक्ट तो आता ही है। तो मैं इस एज ए इंडियन सिटीजन और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपील करूंगा, आपको इस बात पे संतोष होना चाहिए कि हमारी सरकार समय निकाल के ऐसी मीटिंग्स कर रही है जो कि जैसे आपने कहा कि इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती। मैं सर जो एक बड़े बात का और, ऑप्शन, जी हाँ सॉरी आप बड़ा जी का जी, बोल दीजिए पहले, क्योंकि बड़ा जो बड़ा लोग बड़ा हमारे स्ट्रीट की लैंग्वेज में बड़े का मतलब है कि पाकिस्तान की पिटाई, उससे नीचे हाँ हम अभी हमारे देश को आदत नहीं रही। एक टाइम था मार खाते थे, मुंबई हो हाँ गया, कभी ये हो गया, हम डोजर भेजते थे। जब से हमने पीटना शुरू किया तो जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि अब टाइम आ गया कि इसकी पिटाई की जाए। जी, उसको बड़ा कह रहे हैं वो। जी पर सर ये तो ज्यादा बड़ा है कि हमारी नेवी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला शुरू में, किसी देश के अंदर दम नहीं हो रहा कि अपनी नेवी को ओपन वाटर्स में भेजे, भारत ने भेजा हुआ है। इनफैक्ट यूएस की नेवी तो अब लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कल, आपने उसका भी मेंशन किया, थोड़ा मैं उसको एक्सपैंड करता हूँ, यूके को धमकी दे दी कि भाई तुम्हारे बस की है, जाके स्टेट ऑफ हरमोज खुलवा लो। मैं क्यों खुलवाऊं? और खुद अपनी सुपर पावर, ओनली नेवी नेवल पावर इन द वर्ल्ड जो कहता है अपने को, 1000 किलोमीटर दूर बैठा पड़ा है कि गलती से भैया मेरी ईरान मिसाइल, ईरान ड्रोन, ईरान का कोई आत्मघाती हमला ना हो जाए। खुद तो आप 1000 माइल दूर बैठे हो जंग छेड़ के। जी ये एक रियलिटी है, वट एवर बी द रियलिटी। इंडिया की नेवी वहां पे है, तो दीज आर बिग बिग डिसीजंस के अब जो बाकी देश हैं वर्ल्ड के, वो सोच रहे होंगे भाई इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है अपनी डिप्लोमेसी और नेवल पावर दोनों में कि ओपन वाटर्स में नेवी भेज रहा है। व्हाट इज द मैसेज टू चाइना? पाकिस्तान तो छोड़ो, व्हाट इज दैट मैसेज टू चाइना आल्सो सर? हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट? वेरी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट आपको याद है जब ये पायरेसी स्टार्ट हुई थी और पायरेट्स आके लूट लेते थे, बंधक बना लेते थे, तो हमारी नेवी ही रिएक्ट कर रही थी। उस टाइम एक काउंटर व्यू आया था। देखो, लोग भी हिस्ट्री को, जो ठीक है मतलब स्टडी करना चाहिए, उसमें लोगों ने ये कहा कि देखो आपकी नेवी को वीक किया जा रहा है। क्यों कहा? कि जब आप शिप्स को डिप्लॉय करते हो ना, या जहाज को टेक ऑफ कराते हो, तो उसकी लाइफ उस दिन से कम होनी शुरू हो जाती है। सी मशीन्स की लाइफ घंटों के हिसाब से होती है, इतने हजार घंटे चलेगी, ठीक चलेगी, तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो उस लोगों ने कहा है आपको वीक किया जा रहा है, आपकी नेवी को वीक किया जा रहा है। और फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि जैसे टेररिज्म फैला के भारत की सेना को वीक किया गया। और ये सच है कि भारत की सेना पे इम्पैक्ट पड़ा है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के। जो एक, आप जब दुश्मन से लड़ते हो ना, आमने सामने की लड़ाई, वो उसकी नेचर ऑफ वॉर इज टोटली डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुश्मन आए तो गोली मारो, वो है ही है। एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में आप क्या करते हो, आप सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, आप इंटेलिजेंस के ऑपरेशन करते हो, आप पुलिस वालों से इंटरेक्ट करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर से, तरह तरह के अच्छे गंदे बुरे हर किस्म के धुरंधर आपको मिलते हैं। तो आपका अपना जो एक डिग्निटी होती है ना, वो मैंने फील की है क्लियरली, उसमें फर्क पड़ जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि आज की फौज थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, पहले फौज बहुत फॉर्मल थी। तो नेवी के बारे में तब कहा गया था, बट देन मेरा ये कहना है कि अगर अपने आप को एक्सर्ट नहीं करोगे, जो आपके पानी है, जो आपके टेरिटोरियल वाटर के आगे, जो इकोनॉमिक जोन के आगे का पानी, जो इंटरनेशनल वाटर्स है, अगर आप वहाँ नहीं निकलोगे तो घर के अंदर बैठ के आप गामा बन के घूमते रहो, कौन, हु केयर्स। और ये CCS की मीटिंग में ऐसे डिसीजन क्यों लिए जाते हैं कि कल को क्या पता कुछ हो ही जाए। ईरान का भरोसा है? सी है तो वो ज्यादा ना, होने को कुछ भी हो जाए, मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए। एक और किसी ने मुझे बड़ा, US लवर बहुत सारे हैं, मेरा बड़ा सिंपल है, मैं भारत लवर हूँ ना, मुझे US से प्यार है ना ईरान से प्यार है। किसने कहा जी आप ऐसे बोलते रहते हो, 1000 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है? ईरान के पास तो 2000 किलोमीटर की तो मिसाइल तो है, वो तो मार तो सकता है, तो 1000 से डरा थोड़ी हुआ है। मैं कहा भाई, वो दूर बैठा है, उसको रिएक्शन टाइम चाहिए मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। 30 किलोमीटर पे बैठेगा, इधर से मिसाइल फायर होगी, जब तक पता चलेगा रडार पकड़ेगी, उसके अंदर घुस जाएगी। ये फर्क है। तो यस, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे सैनिक, इस टाइम नौ सैनिक। और मैं बताऊँ लोगों को कि सिंदूर जब भी होगा रिज्यूम काइनेटिक फेज, तो नेवी का तांडव आप पहले देखेंगे, बिकॉज हमसे सबसे इन तीनों आर्म्स में एक आर्म है जिसने टाइम के साथ इवॉल्व किया है और मॉडर्नाइज किया है, उसका नाम है भारतीय नौसेना। उसका कर्तव्य अभी तक आपने देखा नहीं लोगों ने। और पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया, तो निवाला इस बार वही बाइट करेंगे, अब कब होगा पता नहीं। बट यस, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है
दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्योंकि आपने कहा कि जी जैसे शिप की लाइफ है एंड हमारी एनर्जी, दूसरा ये है आप फाइटिंग फिट रहेंगे ही नहीं अगर आप फाइटिंग में रियल जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, रियल सिचुएशन में जाएंगे। अब चाइना के बारे में बहुत लोग कहते हैं चाइना ने लास्ट जंग कौन सी लड़ी, वन चाइल्ड पॉलिसी है। अगर चाइना ने 4 जंग लड़ी होती तो वो एक फाइटिंग फिट फोर्स होती। आर्मी में यस सर आई एग्री विद योर पॉइंट कंप्लीटली, सिविलियन से डील करना, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, एनजीओ आ जाएंगे, दैट इज एट द वेरी लीस्ट वो कंफ्यूजिंग प्रोटोकॉल्स क्रिएट कर देगा। मैं और कुछ ना भी बोलूं, प्रोटोकॉल्स में डिफरेंस तो है ही है व्हेन यू आर जी ऑपरेटिंग इन इंडिया विद इंडियन सिटीजंस नो मैटर व्हाट दे आर, वर्सेस व्हेन यू आर डीलिंग ओनली विद द फॉरेन नेशनल हु इज अ मेंबर ऑफ दैट कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। बट वो भी जरूरी है सर। और दूसरा सर जो ये कहते हैं 1000 मील दूर है, व्हाट वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? रशिया तो यूएस रीच कर सकता था, बिल्कुल प्रॉब्लम ये थी कि तुम क्यूबा में हो जाओगे तो यूएस को रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। होल फाइट इज रिएक्शन टाइम। एब्सोल्युटली। डिगो गार्शिया में अगर उन्होंने इंटरसेप्ट किया इसलिए किया है ना, नहीं तो जो डिगो, हालांकि लोग अब कह रहे हैं कि वो मिसाइल थी नहीं, उस यूएस ने ऐसे फॉल्स फ्लैग किया था। तो ये फर्क, यस, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये समझोगे तो अप्रिशिएट करोगे कि हमने सियालकोट जो कि बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है, उसकी मिसाइल जम्मू में आते हुए रोकी हमारी सेना ने। तो हमारे यहाँ से रात को अगर आप टेक ऑफ करते हो तो आपको सियालकोट की लाइट्स नजर आती हैं सामने, दिन को भी दिखता है, फेंस तो दिखता ही है। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट पे फोटो भी डाला, ट्विटर पे, एक पूरा फेंस का रात को लाइट। तो सियालकोट इज लाइक जम्मू ओनली। हम कहते हैं पत्थर मारो सियाल में गिरता है। वहां से आते हो, वहां कौन बैठा हुआ था? वहां तुर्की आर्मी का एक ऑफिसर और उसकी टीम बैठी हुई, ड्रोन स्पेशलिस्ट। और फिर जो हमारी सेना ना उनको ठोक दिया, पहले उनके ड्रोन गिराए फिर उनको। तो ये चीजें होती हैं जिनको अगर समझेंगे अंग्रेज तो हमें पता चलेगा कि हमारे हमारे कर्तव्य का लेवल क्या है और इनका 1000 किलोमीटर 1000 मील में बैठी नेवी के कर्तव्य का क्या फर्क है, धुरंधर कौन है। जी क्या सर ये मीटिंग्स में, जैसे अब देखो, अब जब हम तेल की बात करें, क्योंकि पहले मैं एक ब्रिटेन की बात कर लेता हूँ फिर तेल पे आता हूँ। जी जी अब ब्रिटेन कह रहा है कि हम होस्ट करने वाले हैं टॉक फॉर रीओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये यूएस में ट्रंप ने जो धमकाया है, और 35 कंट्रीज इस वीक डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, ट्रंप ने फ्रांस को भी धमका दिया था कि तुमने मेरे फाइटर जेट नहीं जाने दिए, मैं याद रखूंगा। वो मतलब लिटरली जैसे वो गली मोहल्ले की धमकी होती ना, मैं याद रखूंगा, मेरा बाप कौन है तुझे देख लूंगा। तो व्हाट इज हैपनिंग? और नेटो को छोड़ने की बात हर समय करता है वो। अब ये सीसीएस मीटिंग को तो ये सब एंगल्स भी देखने हैं। सपोजिंग नेटो डिसॉल्व्स or UK calls a meeting, does India go to that meeting? Because US will not be part of that meeting, I presume. तो सर ये भी तो एक कुछ बड़े डिसीजंस हैं जो आने वाले समय में लेने हैं। हाउ आर यू सीइंग दिस ब्रिटेन की स्टेटमेंट के यूएस के बाद के 35 नेशन को बुला रहा है हरमोज पे, हमें क्या करना है? वो तो ईरान से फिर डील भी काट सकता है। जियोपॉलिटिकली ये सब कैसे देख रहे हो सर? ये वैसे ही है। अगर आपको याद होगा, कोई कुछ साल पहले कांग्रेस के कुछ एमपीज ने 21 एमपीज ने एक लेटर लिखा था मैडम सोनिया को। तो नेटो उस स्टेज में आ चुकी है। आपने इफ बोला तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन सही बात है, आप प्रिडिक्शन तो हम कर नहीं सकते कि नेटो डिसॉल्व हो रहा है जो जिस तरीके पे चल पड़ा है। तो जो 35 देश कौन से हैं, 35 देशों की मीटिंग में अगर आप देखो 35 कितने लोग सारे नेटो मेंबर्स हैं। नेटो भी 35-36 मेंबर्स का हुआ है ना। हम क्या उस मीटिंग में जाएंगे? अब डिपेंड करता है कि इस मीटिंग का रूपरेखा क्या तय की जाएगी। मुझे लगता है कि नेटो कंट्रीज अभी इकट्ठे बैठ के पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमने अमेरिका के बिना कैसे जीना है। अब अमेरिका के बिना वो जी नहीं सकते, नॉट मिलिटरली। आज नेटो की वीकनेस क्या है आज कि रशिया ठोक देगा, वो सरेआम कहते हैं। यूके कहता है रशिया मेरे अंदर, रशिया कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप में, बट उन्होंने हवा बना रखा है। पाकिस्तानियों ने जैसे हमारा हवा बना रखा है 70 साल से। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी एनर्जी डिपेंडेंस अमेरिका ने इतनी खराब कर दी है कि रशिया की पाइप उड़ा दी, हॉर्मुज का तेल रोक दिया, वेनेजुएला को बंद हो। अभी क्या कह रहा था कल ट्रंप कि मेरे से तेल खरीदो। तो वो है तो बिजनेसमैन ना। 30% उनको महंगा पड़ता है यूरोप में जो अमेरिका से गैस और तेल आता है। तो अगर नेटो चाहे भी मिलिटरली, वो उनको बोलेगा, मेरे जैसे इटली ने भी कहा कि हम लैंड नहीं करने देंगे अपने स्पेस में यूएस के जहाज। इटली ने कहा, स्पेन ने कहा, फ्रांस ने कहा। फ्रांस ने तो एयर स्पेस डिनाई कर दी। बट क्या वो प्रैक्टिकली उनके जो जीने के लिए, अभी तो मौसम खुशगवार है कुछ महीने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप जुलाई के आगे निकलोगे, सर्दी, आपको पता है यूरोप में गर्मी का 1-1.5 महीने की होती है। तो जो उनको गैस की रिक्वायरमेंट है हीटिंग की और जो तेल की, क्या वो कहाँ से लेके आएंगे? तो ऑप्शन दो हैं। एक ऑप्शन ये है कि भाई कुछ जैसे आपने कहा कि आप ईरान के साथ बैठो तो डील कर लो। पर ईरान के साथ बैठो किसके पास? बंदा कौन है? ट्रंप ने तो ऐसी खिचड़ी पकाई है ना, मतलब एक बंदा जिंदा छोड़ता तो बात तो करता है, हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, सर? बात करने लायक ही नहीं छोड़ा।
तो मैं अभी इमेजिन करता हूँ कि सारे बैठे हुए हैं इकट्ठे, एक्स नेटो या नेटो के बाकी मेंबर्स, अब किससे बात करेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ईरान में वो ऐसे ही सेरेमोनियल है, उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ बेसिक जो आईआरजीसी और आईआरजीसी रॉयल है, इनकी स्पिरिचुअल लीडर का जो उनका जो बेटा है वो रशिया में पड़ा हुआ, टांग कटी हुई है, बात करेंगे किसके साथ? तो एक कैच-22, आय कभी टाइम मिले इश्करण जी तो इस बुक को पढ़ना कभी, कैच-22 इतनी मोटी किताब है। पढ़ी हुई है, कल जोसेफ हेलर, पढ़िए, जोसेफ हेलर, पढ़िए हाँ। या मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इसको पढ़ो। पहले 30 पेजेस को जो पढ़ गया ना शांति रख के, वो फिर एंजॉय करता है, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में। तो कैच-22 सिचुएशन क्रिएट होगी नेटो एक्सेप्ट यूएस और यूएस के लिए भी। अगर ये मीटिंग ऐसी आती है कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस हो, एनर्जी लाइन सिक्योर हो जाए, तांडव खत्म हो जाए, ग्लोबल अपील पे आगे, तो फिर नेचुरली भारत विल पार्टिसिपेट। बट 35 कंट्रीज का नंबर जब आया ना, तो फिर क्लियर मेरे को लगता है दिस इज गोइंग टू बी नेटो मीटिंग, नॉट बियॉन्ड नेटो नेटो। और यूरोपियन। हाँ, उसको मुझे लगता नहीं उसको स्टार्टिंग में एक्सपैंड करेंगे, और क्योंकि ईरान के भी बात करेंगे किसके साथ, दैट इज बिग क्वेश्चन जी। ये भी अब एक डिसीजन है कि आउटसाइड यूएस अगर एक्सपैंड करें तो क्या उस मीटिंग में चाइना होगी, इंडिया होगा, रशिया होगा, क्या होगा? ये तो पूरा ही एक नई डिसीजंस हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी, जो तीन मैं बड़े बोल दूं, उन इटली, उनके लिए कि भाई किस दिशा में हम पोटेंशियली जाएं। और ये क्यों जरूरी हो गया? सर आपने कहा तेल का आई वाज स्टन्ड कि मैंने कहा कि कितनी बुरी हालत होने वाली है इस वॉर के अंदर। यूएई ने 30 से 70% रेट बढ़ा दिया है। वो वेस्ट एशिया तो तेलों के ऊपर बैठे पड़े हैं, 30 to 70% हाइक। यूएस में $4 गैलन हो गया, 30% हाइक 2022 के बाद। तो इंडिया में तो अभी नहीं आ रहा, बट इनएविटेबल है। आज शायद कमर्शियल गैस का बढ़ा है या किसका बढ़ा है, तो ये इंडिया में भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। और इकोनॉमिक इफेक्ट मिक्स्ड विद, मैं थोड़ा डिफरेंट अगर बात करूं, जो ऑरेकल ने किया, एक ईमेल से 12,000 लोगों को निकाल दिया, एआई है, जंग से नहीं है, बट ये सब एक साथ ही प्रलय की तरह आ रहा है इकोनॉमी के अंदर और जियोपॉलिटिक्स के अंदर, एंड इफेक्ट ऑन इंडिया। बिल्कुल। हमें जो नून में नुक्ता, एक उर्दू में नून में मुहावरा है, नून में नुक्ता, नून जो होता है ना वो ऐसे गोल सा होता है, उसके बीच में डॉट होता है, उसको नून बोलते हैं, न न न की साउंड। तो कहते हैं नून में नुक्ते नहीं ढूंढने चाहिए। हमें देशवासियों को ये आदत पड़ गई है, हम नून में नुक्ते ढूंढते हैं। आपने सिंदूर में देखा कि जहाज कहाँ गए, रफेल किधर गए, कितने गिर गए, ये स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। अगर कोई ये उम्मीद करके बैठा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और हमारे तेल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, पहले तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर तेल की शॉर्टेज भी होगी, गैस की शॉर्टेज पहले होगी, ये हमें पहले क्लियरली पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग जब बातें करते हैं कि आप यार ऑल्टरनेट देखो, आप सोलर देखो, इंडक्शन देखो, जो भी करना है कुछ ना कुछ आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा। जब ये संकट जिसमें हमारे भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, दुनिया के ऊपर संकट आया हुआ है, तो आप तो पहली बात है कि ब्लेम करना बंद करें। कल को आप पत्थर लेके मार्केट में खड़े हो जाओ, सिलेंडर खाली, हमें ये दो, किस कहाँ से लाएंगे मोदी साहब घर में? उनके घर के अंदर गैस का जो कुआं थोड़ी है। ये ग्लोबल इशू है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर आपको पता है, वो तो इसका बात का बतंगड़ बनाएंगी। और सरकार ने जो अब हाइक कह रहे हैं, आई थिंक प्रीमियम वाली जो डीजल और पेट्रोल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम, उसको उसको बढ़ाया है, जो कि हम और आपको नॉर्मल लोगों को अभी आज की डेट में इम्पैक्ट नहीं करता, बट ये आएगा। तो मेजोरिटी तो इसी में है कि हम तैयारी करें कि हम होर्डिंग करने की जगह, क्योंकि आप जितनी मर्जी होर्डिंग कर लो, एक बार गैस डिस्टर्ब हो गया, जैसे आप देखिए $26 बिलियन का नुकसान हुआ है कतर की गैस फैसिलिटी पे, जो अटैक किया ईरान ने। लोग कह रहे हैं 5 साल लगेंगे उसको, अगर आज युद्ध बंद होता है तो कतर को वापस उस लेवल की सप्लाई देने में 5 साल लगेंगे। तो आप कितना होल्ड कर लोगे? जिनको होल्डिंग की आदत है ना कि घर के अंदर 100 सिलेंडर रख लो, और जी आप ट्रक के आटे के रख लो, ट्रक के बोरी उसकी रख लो, उससे फर्क आपको, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें रीलाइन करना पड़ेगा। जिनके भैया घर के गाँव शाँव हैं, ज़मीन खेत खूत हैं, अब उधर देखना शुरू करो, झाड़ू वाड़ू मार के अपने पुराने वाले घर साफ करो, ये सच है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि आप मोदी साहब रिजाइन कर देंगे, चलो उसके बाद क्या होगा? गैस आ जाएगी? नहीं आ सकती। वो लोग जिन्होंने यहाँ पे पेट्रोलियम का रिजर्व 70 साल बनाया ही नहीं, आज सरकार ने जब कहा कि 70% हमारे पास भरा हुआ, विच एक्चुअली मीन्स अबाउट 70 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व है, तो कह रहे हैं 100% क्यों नहीं भरा आपने, जब तेल सस्ता था? भाई साहब आपने तो क्रिएट ही नहीं की। अभी ऐसा थोड़ी कि पानी की टंकी है जो घर की छत पे बना दी कबूतर की शक्ल की। ऑयल रिजर्व रखना, उसको स्टोर करना एक बहुत लंबा चौड़ा बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आपने उस तेल को रखना, उसको डिग्रेड नहीं होने देना। जैसे आप पेट्रोल को रखोगे डिग्रेड करोगे तो वो केरोसिन ऑयल बन जाता है। तो इसका इश्यूज हैं बहुत टेक्निकल, उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये आना है,
आज भी लड़ाई बंद हो जाए तो भी डिस्ट्रप्शन होगी, अगर शॉर्टेज नहीं हुई तो डिस्ट्रप्शन होगी। लड़ाई आज बंद नहीं हो रही है, इसका मतलब आगे जाके डिस्ट्रप्शन होगी, शॉर्टेज भी होगी, प्राइस हाइक भी होगा। तो अब लोगों ने बा- दूसरा एंगल माना कि सर सस्ता बात। था तो आपने पैसे बनाए। हम कहते हैं फिर ऑयल बॉन्ड के पैसे कहाँ गए, वो भी तो चुकता किया। और अभी अगर पिछले 28 तारीख से लड़ाई लगी है और एक महीना अगर प्राइसेस नहीं बढ़े हैं तो ये शॉक भी तो सरकार संभाल रही है। तो हमें थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, यही कह सर इस सकते हैं। शौक पे तो सर लोग कह रहे हैं कि अभी 5 स्टेट्स के चुनाव चल रहे हैं, वो चुनाव खत्म होने दो, क्योंकि भारत में जैसे आपने कहा बाकी प्रक्रिया भी चलनी है। तो अब अगर ये लड़ाई रहती है 28 अप्रैल या कब तक, तो उसके बाद क्या असर आएगा, क्योंकि फॉरगेट इंडिया, जो लोग इंडिया से मच हायर पर कैपिटा इनकम कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां तो ओपन शॉर्टेजेस हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड में तो, ऑस्ट्रेलिया में वाज रीडिंग 600 कोई एक जगह पे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो गए हैं कि भैया वी कांट रन इट। न्यूजीलैंड के पास तो रिफाइनरीज ही नहीं है, वो सब कुछ इंपोर्ट कर रहा था, तो वहां पे भी शुरू हो गया। when such high per capita countries with very limited population, उनसे नहीं मैनेज हो रहा, हमारी तो अच्छी खासी आबादी है, वर्ल्ड की टॉप आबादी है हम, तो ये जैसे क्या ही कर सकती है कोई भी सरकार। देखिए कोविड आया, बेस्ट हेल्थ केयर अमेरिका, कितने मरे पता ही नहीं। इटली में आपने देखा कि बॉडीज उठाने वाला कोई नहीं था, यूरोप का ये हाल हो गया। हमने फेज 2 में बड़ी मार खाई बट हमने संभाल लिया। हमारे देश की एक नेचर है और एक करेक्टरिस्टिक है कि हमारा रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग ना टूटते नहीं हैं, टूटने वाले होते तो कब कि टूट गए होते, हम नहीं टूटते। हमें लगता है कि हमारे दिमाग में हमारा गलत सिलेबस पढ़ा पढ़ा के बोला गया कि तुम गुलाम रहे गुलाम रहे गुलाम रहे। ये नहीं बताया कि हमारे कितने राजे कितने प्रिंसेस थे जिन्होंने कभी हार ही नहीं मानी। मुगलों को कैसे होमों ने पीटा, 600 साल होम राज टूटा ही नहीं, वो तो हमें पढ़ाया नहीं गया। तो हमारी साइकोलॉजी में आ गया कि हम हार जाते हैं। हम हारते नहीं हैं, हम सर्वाइव करते हैं। और सनातन में मुझे इसलिए गर्व होता है ना कि हम, हमारे पूर्वजों ने कन्वर्ट करने से मना कर दिया तलवार के आगे। गर्दन कटवा ली, बोला नहीं करना यार। हमारे मंदिर तोड़े गए तो घरों के अंदर मूर्तियां आ गई। लोगों ने अपना कल्चर संभाल कर रखा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम ये पॉलिटिक्स में और डर्टी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर ना जाएं, जितना मर्जी संकट आए हम इसमें से निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा ना अभिषेक, अपना ईश्वरन जी, तो आपको मंदिरों और गुरुद्वारों के लंगर लगने शुरू हो जाएंगे जैसे कोविड में लगे। भूखे आपको नहीं मरने दिया जाएगा, इसकी गारंटी है। रही बात पैसे की, यही बात कहते हैं ना कि अगर आप हमारे देश में ना एडवेंचर गेम्स नहीं खेलते लोग ना, ये प्रॉब्लम है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। आप जाओ ना कहीं लद्दाख में, फंस जाओ किसी ग्लेशियर पे, 2 करोड़ रुपए की बैग में वो, तो क्या नोट खाओगे? क्योंकि पैसों की एक लिमिट है। पैसे है, लग्जरी एंजॉय करो, गुड लाइफस्टाइल, जब तक सब ठीक है। जब विपता आती है ना, तो ठीक है, हॉस्पिटल में आपका घर वाला कोई एडमिट हो गया तो आपको पैसे चाहिए, बट बियॉन्ड उसके आगे पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। अभी क्या प्रेडिक्टेड है? प्रेडिक्टेड ये है कि अभी गोल्ड ऊपर चढ़ेगा, फिर गोल्ड एक लेवल आएगा, जब लड़ाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे खर्चने और खरीदने का औकात ही खत्म हो जाएगी, तो गोल्ड टूटेगा। और लॉन्ग लॉन्ग प्रेडिक्शन ये है कि अगर के न्यूक व्यूक चल गया तो ज़मीनें इतनी होंगी, ज़मीनें खरीदने वाले बंदे नहीं बचेंगे। तो ये रियलिटी है, ये हमारे ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है कि ऐसे होता है। चक्कर काल चक्र है। कलयुग लोग सोचते हैं कि एक बार में खत्म होगा, कलयुग बार बार खत्म होता है, साइकिल्स हैं लाइफ की। तो उन चीज़ों के तो खैर हमारे पास कुछ नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम सेंसिबल रहें और देश के ऊपर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज ना क्रिएट करें, ये बोल के चलो चलो सिलेंडर ले आओ, चलो गाड़ी, बंदे बाहर हैं जी, गाड़ी का टैंक फुल कर लिया 70 लीटर 60 लीटर 50 लीटर, तो उसको कितना चला लोगे भाई, कितना चला लोगे? उतना ही तो लो सर ये जितना आप चल रहा है। जो सरकार इसका, की हाँ अनाउंसमेंट की वेट करो। जो डिक्लेरेशन अभी सीसीएस मीटिंग होती है, सरकार कुछ अनाउंस करती है सपोज कल, उसको सर आंखों में, बिकॉज उनसे उनसे बेटर हम नहीं जानते। उसको मानिए, प्रोपेगेंडा में ना फंसिए और उसको ओबे कीजिए। सर अब आप That's all. अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो इस भाई की आएगी, डोनाल्ड ट्रंप नेशन को एड्रेस करने जा रहा है। सर रियलिस्टिकली ये बोलता जो भी है, मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ ये जो करता है, क्योंकि आपने बोला जब ये कह रहा है, टाको बोलते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, पर ये सब बोल के हो सकता है मरीन्स भी भेज रहा है वहां पे। तो ये अब ये व्यक्ति जीनियस है या मैड है, ये तो हिस्ट्री डिसाइड करेगी, क्योंकि कभी जीनियस लगता है, कभी मैड लगता है, कभी यूएस का लग रहा है कि भला कर रहा है, कभी नुकसान कर रहा है, कभी डी डॉलराइजेशन कर रही है, कभी रीडॉलराइजेशन कर रहा है। तो वी डू नॉट नो बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ इट। वो तो एंड रिजल्ट विल टेल। मेरा ओपिनियन ये है कि एंड रिजल्ट आएगा ट्रंप यूएस के लिए कितना सही था।
बट सर अब ये क्या ऑप्शंस बची हैं इसके पास? क्योंकि ईरान ने भी एक लेटेस्ट चीज कह दी है कि मैं एमएनसीज टारगेट करूंगा वेस्ट एशिया में, घर पे रहो एम्प्लॉइज। तो पूरा उसने तो एक नई वॉल करी है कि मैं यूएस से लड़ूंगा नहीं, पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दूंगा वर्ल्ड की, विच आई थिंक इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब क्या आपको लगता है यूएस के पास, बोले जो मर्जी, रियलिस्टिकली ऑप्शंस क्या, ए बी सी, क्या सोचते हैं आप ऑप्शंस हैं इनके पास? सबसे अच्छी ऑप्शन तो ये होगी कि यहाँ से निकल जाए, ट्रंप अपने क्लासिकल स्टाइल में डिक्लेयर कर दे विक्ट्री कि हमने रजीम तोड़ दी, जो कि तोड़ी नहीं, कहने को क्या फर्क पड़ता है, हमने रजीम चेंज कर दी, हमने उनकी मिसाइल खत्म कर दी। आप देखिए रूबियो ने परसों एक अनाउंसमेंट दी थी, हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, हम नोट कर लो। उस ऑब्जेक्टिव में आया मिसाइल्स, नेवी, एयरफोर्स और चौथा था इनका ड्रोन्स, समथिंग लाइक, मतलब जो वॉरफेयर के हिस्सा है। मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो आपने ऑब्जेक्टिव पहले रजीम चेंज, फिर आपने न्यूक्लियर के ऊपर चले गए, फिर प्रोटेस्ट पे चले गए, इनके तो ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। तो टैको इसी स्टाइल में अगर निकल जाए यहाँ से तो एक्चुअली उसके लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज आपको ये भी समझना चाहिए कि आज उसकी जो रेटिंग है, पॉपुलरिटी रेटिंग -17 है, जो आज तक यूएसए में कभी नहीं हुई, -17। आज वो एड्रेस करेगा नेशन को, सुनेगा कौन? सवाल तो ये है, सुनने वाले कौन? जब -17, मतलब यू डोंट लाइक द फेस यार, बात ही नहीं सुननी, छोड़ पर इसकी। मिड टर्म सिर के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसी सिस्टम में चलता रहा और इसकी रेटिंग गिरती रही तो इसका मतलब है कि ये दिसंबर के बाद इनइफेक्टिव प्रेसिडेंट होगा, विद नो पावर्स, खत्म। तो इसके पास भी यही समय है। तो इस छोटे समय में द बेस्ट थिंग विच ही कैन डू इज टू डी लिंक, निकल जाए यहाँ से। पर ये करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है, ये लड़ाई तो अमेरिका की है ही नहीं, उसका यहाँ आना बनता ही नहीं था, उसको लेके आया इसराइल। इसराइल का फंडा बड़ा क्लियर है पहले दिन से कि ईरान की पूरी डिस्ट्रक्शन करनी है। और जो मैं ईरान में, मेरा फ्रेंड बैठा जो IRGC के खिलाफ है, वो मुझे कह रहा है कि एडी चोटी का जोर लगा ले। ईरान ने तैयारी ऐसे की हुई है कि उनके जो, जहां उनके स्टॉक्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के और ड्रोन्स के, वहां अमेरिका पहुंच नहीं सकता, दुनिया का कोई बॉम्ब उनको उड़ा नहीं सकता। क्योंकि दर्शकों को बता दूं कि ईरान में जो पहाड़ियां हैं वो ग्रेनाइट वाली हैं, और ग्रेनाइट कितना सख्त होता है वो आप अपनी किचन की स्लैब पे मुक्का मार के देख लीजिए। तो पूरी पूरी पहाड़ी ग्रेनाइट, नेचुरल ग्रेनाइट की बनी हुई है, उसके नीचे वो 200-200, 250 मीटर घुस के उन्होंने चीज़ें बना रखी हैं। तो आप एटॉमिक बॉम्ब डालने पे आओगे तो उसको तबाह करोगे, उसकी एंट्रेंस वगैरह को, और ऑफ कोर्स एटॉमिक अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो फिर तो अंदर सारा खप खुप जाएगा। लेकिन उसके बाद ईरान क्या रिटेलिएट करेगा, वही जो डर हमें जो है कि कहीं न्यूक पे ना बात चली जाए। तो अगर ट्रंप अभी डीलिंक नहीं करता, यहाँ से डिसंगेज नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट क्या है? वो मैरीन भेजेगा, वो मारे जाएंगे, स्पेशल फोर्सेज भेजेगा। ईरान के जो नॉन पब्लिकली नॉन यूरेनियम स्टोरेज स्पेसिस हैं वो 300 से 350 किलोमीटर है नियरेस्ट बॉर्डर से। तो स्पेशल फोर्सेज आप इंसर्ट कैसे करोगे? अगर पैराशूट से इंसर्ट करोगे उनको निकालोगे कैसे? बिकॉज स्पेशल फोर्सेज का फंडा होता है शॉक अटैक, काम किया निकल जाओ। बिकॉज वो ग्राउंड होल्ड नहीं करती इन्फेंट्री की तरह कि वहाँ बैठ के लड़ती रहेंगी 4 दिन। इतना अमनीशन ही नहीं होता, इतना खाना पीना कैरी नहीं कर सकते आप इंसान। आपके 30 किलो में सिर्फ अमनीशन ही अमनीशन होता है पिट्ठू में कि लड़ने के लिए ब्रिस्क बैटल। निकालोगे कैसे? हेलीकॉप्टर से। चाइना और रशिया की सेटेलाइट की आंखें, ईरान ने जो भी F-15 गिराए हैं, जो भी गिराए हैं, वो सारे चाइना और रशिया की हेल्प से गिराए हैं। तो एक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे निकम्मा टारगेट है, क्योंकि इतना स्लो मूविंग होता है। आप हेलीकॉप्टर को तो आप देखोगे नहीं ना कि वो साउंड की स्पीड से 5 टाइम पे चल रहा है। हेलीकॉप्टर हम फौज में बोलते हैं ड्राइवर, मजाक करते हैं पायलट्स को कि ड्राइवर है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर को चलता है और कोई नहीं है, मतलब स्पीड वाइज कुछ भी नहीं है। उसको शूट डाउन करना, और अगर अब एक हेलीकॉप्टर शूट हो गया उसके अंदर, अफगानिस्तान में यही हुआ था इनके साथ, जब भागे थे ये 18-19 बंदे बैठे हुए हैं नीचे से, तालिबान ने मिसाइल मारी, जब हेलीकॉप्टर गिरने शुरू हो गए, और हेलीकॉप्टर गिरने शुरू हुए थे तो रशिया भी अफगानिस्तान को छोड़ के गया था। तो आप अगर ये प्लान कर रहे हैं कि मैं अपने स्पेशल फोर्सेज नेवल सील्स को हम 300 किलोमीटर अंदर इंसर्ट करेंगे और वहाँ से यूरेनियम उठा लेंगे, क्या गारंटी है कि यूरेनियम यहीं पड़ा है? सो ये दिन ब दिन कॉम्प्लिकेशन होती जाती है। जो देश लड़ाई की तैयारी कर रहा है और वो समझ गया था जून के बाद कि इनका यही तरीका है, ये बर्बादी करेंगे, बॉम्ब फेंकेंगे, तो उसने तैयारी वैसे कर ली। पानी का दरिया डाइवर्ट कर रखा है अशकरण जी। देयर इज अ रिवर इन ईरान जो अभी ड्राई हो गया, उसका पानी नीचे अंडरग्राउंड में डाइवर्ट कर रखा है। तो उस लेवल की तैयारी है। 45 साल तक वो सैंक्शन थी, तो निकल जाना ही बेहतर। अंडरग्राउंड रिवर का मतलब है आपने, इन्होंने तो अपने लिए लॉन्ग हॉल, ये तो मतलब पूरा फ्लैट आउट कर दो, तब भी जो बंकर सुनते थे, बंकर्स विद वाटर सोर्सेज, ये उस लेवल तक सर आप कह रहे हैं ईरान घुसा पड़ा है, प्रिपेयर्ड है कि अगर अंडरग्राउंड वाटर ही तो एक जरूरी है ना, वाटर फूड वो तो पैकेट्स में होगा, तो मतलब लिटरली जितनी मर्जी बम्बार्डमेंट कर दो शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर,
वो रिजीम के जो लीडरशिप है वो तो सेफ है फिर। सेफ है इन द सेंस कि वही जैसे कहीं पे स्ट्राइक होगी, न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी, या किसी किस्मत खराब है, दिन खराब है, तो अंदर मिसाइल अंदर घुस के आगे, जैसे हमने अगर हम नूर खान में एक एयर वेंट के थ्रू मिसाइल डाल सकते हैं, तो कैपेबिलिटी तो हर जगह होती है। और बट वो रिवर का जो पानी अंदर डाइवर्ट हुआ है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टॉप अ रिवर ना, तो उसको आप स्टोरेज में यूज की, जो भी किया, जो भी उनका सिस्टम है, आप इसका अंदाजा ये लगाइए कि उनका जो बच्चा है हमाज, उसकी टनल्स आज तक इसराइल से क्लियर नहीं हुई है। तो ये तो बाप है उसका। हिजबुल्ला जिसको आपने कहा था कि खत्म हो गया जी, लीडरशिप मार दी, हिजबुल्ला का लीडर अनाउंस होता था 24 घंटे में इसराइल ठोक देता था, फिर आपने पेजर मारे, सबको उड़ाए। अभी तक सदर्न लेबनान में इसराइल 100 से ऊपर टैंक गवा चुका है, 100 टैंक्स। बहुत बड़ी एसेट होती है टैंक, जहाज के बाद सबसे महंगी। तो आप देखिए ये इनका जो हमाज और हिजबुल्ला का जो फादर है, उसने किस लेवल की तैयारी की होगी, वी कैन इमेजिन। तो उसके पास तो अपना एक लैंड था, नेशन था, नेशन इनके का पास टाइम तो है, उसके पास टाइम है, इनके पास टाइम नहीं है ना, उनके पास टाइम ही टाइम है, बोले मारो यार, मारते रहो मारते रहो। बाकी उनके लोग मर रहे हैं सिविल। आपने कितनी अजीब खबर आपने देखी, लड़ाई लड़ी जा रही है, आपने सुना उसके इतने मारे गए, फलाने के इतने मारे गए, हर जगह सेंसर लगा हुआ है, कौन कितने मर गए पता ही नहीं, सिर्फ स्कूल के बच्चों को छोड़ के, बच्चियों को। उसकी परवाह तो इनके कॉन्सेप्ट में है नहीं ना। मरना तो ग्लोरिफिकेशन है, मर के बाद ही जन्नत मिलनी है सबको, तो मरने मरने का इनको टेंशन है नहीं। वो वेस्टर्न्स को टेंशन है, बिकॉज वो नहीं मरना चाहते, वो कहते हैं एक ही लाइफ है, ये कहते हैं जन्नत आ गया है, और हम कहते हैं हम 7 जन्म आगे आएंगे। तो अपना अपना कॉन्सेप्ट है। ऐसी टाइम पे ये आपके जो बिलीफ है ना, ये प्ले में आता है। वेस्टर्न्स नहीं लूज करना चाहते लाइफ, वो अपने लाइफ को वैल्यू करते हैं, वन यू लिव ओनली वंस कहते हैं। ये कहते हैं मरेंगे, आगे हुरे खड़ी हैं, तो मारते जाओ। पर प्रॉब्लम है वो नॉट कितना नॉट ओनली लाइफ सर, मनी का भी कॉन्सेप्ट, इनके पास तो पैसा है ही नहीं, सैंक्शन ही सैंक्शन थे। ये वेस्ट एशिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके, यूएस की इकोनॉमिक पेन किसको है? जिसके पास है ही कुछ नहीं, उसको क्या इकोनॉमिक पेन है? नहीं, उसमें एक मैं आपको करेक्शन करूं, ईरान इज अर्निंग ये आज की डेट में 1.5 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा है। और इस टाइम जो ऑयल का प्राइस है वो यूएस को बेनिफिट कर रहा है, ईरान को भी बेनिफिट कर रहा है। जैसे हम खरीद रहे हैं, चाइना खरीद रहा है, प्लस ईरान दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनर है, क्योंकि वहाँ बिजली बहुत सस्ती है, अपने तेल से बनाते हैं वो बिजली। तो इस टाइम आपको पता है एक बिटकॉइन की कॉस्ट अबाउट $70,000 to $80,000 है। और दुनिया में कहीं भी बनाते हैं उसको 10-12-15 हज़ार उस पर खर्चा आता है, बिजली का खर्चा होता है बेसिकली, बिकॉज ईरान में $1300 की बनता है एक बिटकॉइन। और ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर्स, बिकॉज बिटकॉइन आपको पता है 21 मिलियन उसका नंबर है, उसके ऊपर हो नहीं सकता, उसी में से माइन करना है आपने। तो ये जब इसको सैंक्शन लगे ना, तो इसने बिटकॉइन यूज किए सामान खरीदने के लिए, बिकॉज बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती नहीं, यू कैन नॉट कैच इट। तो और अभी जब लड़ाई शुरू हुई, सऊदीज का तेल बंद हुआ, कुवैत का खत्म हुआ, तो इनको 1.5 मिलियन 15 लाख बैरल पर डे निकाल रहे हैं, और हाई रेट में निकाल रहे हैं, $105-106 बैरल। तो दे आर अर्निंग मनी बिकॉज ऑयल के ऊपर उनका कंट्रोल है। मगर अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है और हॉर्मुज नहीं खुलता, यहाँ पे वो इंग्लैंड के पीएम की बात आती है, अगर वो नहीं खुलवा पाता पीसफुली, तो क्या होगा? पीपल, दुनिया विल स्टार्व, तेल नहीं जाएगा बाहर। तो वहाँ तेल उतना ही निकल रहा है जितना हम ले रहे हैं, चाइना ले रहा है, स्पेन ले रहा है, और पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले रहा है। वो भी एक कभी कहानी चल रही है, वो दे किसको रहा है, क्या वो लेके चाइना को दे रहा है? सुना था यूएस खरीद रहा है पाकिस्तान से, तो वो अलग कहानी चली है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो इतनी 8 टैंकर 9 टैंकर पर डे ऑब्जॉर्व कर सके, उनके पास पैसे नहीं है। तो अमेरिका का निकल जाना, जो कि पॉसिबिलिटी 50% ही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो निकलने की बात करके अटैक करेगा, निकल जाने के इवेंचुअलिटी में भी अगर हॉर्मुज नहीं खुली और सारे देश अपना तेल नहीं बेचना शुरू कर पाए, जैसे आपने कहा अगर यूएई को ठोक रहा है, वो बहरीन को ठोक रहा है, कुवैत को ठोका, कतर को ठोका, सऊदीज को अगर रेड सी में एक्टिवेट हो गया हूती, तो वहाँ जो उनकी पाइपलाइन है वो भी बंद हो जाएगी। तो फिर आप बताइए कि तेल, दुनिया तेल लेगी कहाँ से? अमेरिका निकाल रहा है इस टाइम 10 मिलियन बैरल ए डे, तो वहाँ से निकलेगा, अल्जीरिया से जाएगा, कनाडा से जाएगा, ब्राज़ील से तेल आएगा, रशिया बेचेगा। लेकिन ये सप्लाई लाइन्स को जब रीओरिएंट करते हो ना आप, जब उन रूट्स को रीओरिएंट करते हो, उन जहाज़ों को रीओरिएंट करते हो, अपनी रिफाइनरीज को चेंज करते हैं, बिकॉज हर जगह का तेल अलग है। अब हम लोग हैं कि हम दुनिया भर के तेल को साफ कर लेते हैं, बाकी कंट्रीज नहीं कर पाती। अब न्यूजीलैंड की बात की, ऑस्ट्रेलिया देखिए, 22 उनकी रिफाइनरी थी, 2 बची, और 2 जो रिफाइनरी है वो तेल रिफाइन नहीं करती, वो बना बनाया तेल लेके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो उनका क्या होगा?
3 से 4 महीने की जो सप्लाई लाइंस की रीओरिएंटेशन होएगी, उसमें तो दुनिया में आग लग जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी। सो इन एनी केस दिस इज गोइंग टू गो वेरी वेरी बैड। जी सर थोड़ा मैं पाकिस्तान पे आऊंगा। आपने कहा पाकिस्तान बहुत तेल ले रहा है और इतनी ना उसके पास पैसे हैं ना प्रोबेबली डिमांड है। अब भारत में एक सीसीएस मीटिंग में आपको लगता है पाकिस्तान भी डिस्कस हो रहा होगा फॉर थ्री फैक्टर्स आई पुट इट। एक जो आसिम मुनीर ने शिया के ऊपर बोल दिया है कि भैया गेट आउट फ्रॉम हेयर, गो टू ईरान, व्हाटएवर। तो शिया को वो मार्जिनलाइज कर रहे थे, बट शिया तब भी एक बड़ी संख्या में है। वो पूरा आपका गिलगिट बाल्टिस्तान छोड़िए सर, उनके तो जो क्लस्टर्स हैं लाहौर कराची में, वो तो आप अब अपने घर के अंदर जंग ले आए। क्योंकि पार्ट 2 इज बलूचिस्तान, जो आपने बहुत बारी एक्सप्लेन किया, कवर किया है। पार्ट 3 इज अफगानिस्तान, जो पूरा एक अपना ही जंग है। उसके बीच में अब ये शिया रिवोल्ट शुरू हो जाता है। और अगर ईरान के साथ वॉर में पाकिस्तान सऊदी के लिए या यूएस के लिए जरा सा भी बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर जो यूएस की बूट्स ऑन ग्राउंड ऑप्शन है, तो आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू कंपल्सरी बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसके बिना तो इनके सप्लाई लाइन पाइपलाइन नहीं है। या लगता है यूएस विदाउट यूजिंग पाकिस्तान कैन डू बूट्स ऑन ग्राउंड सर? कहने वाले कहते हैं जी वो कर्ग आइलैंड ले लेगा, वो हाँ होर्मुज के ईस्टर्न नदर्न बैंक को ले लेगा। पहली बात तो इतना आसान नहीं, और वो कर्ग आइलैंड तो 1000 किलोमीटर 600 किलोमीटर अंदर है, कहाँ कौन लेगा, कैसे जाएगा? कुवैत से भी आएगा तो भी 300 किलोमीटर है। ये तो गिवन है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन एक्सरसाइज करता है यूएसए, तो इसका एक प्लान हमने पहले डिस्कस किया था कि इधर से बलोचों को, एजर्स को, कुर्द को तैयार करके रखा हुआ है, वो आगे अभी मना कर रहे हैं वैसे। तो पाकिस्तान का अंदर घुसना ऑलमोस्ट तय है, पाकिस्तान को फोर्स किया जाएगा। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया अभी बोmbardment करके, और उन्होंने फिर इनके 100 किलोमीटर का फेंस ही उड़ा दिया ड्यूरेंट लाइन पे, वो एक बिलीफ यही है और ये लॉजिकल है कि पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि यार मैं खुद उलझा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा, अगर पाकिस्तान ने बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए, या ईरान के ऊपर मिसाइल फायर की, इसराइल ईरान से तो पिटेगा पिटेगा, घर के अंदर बलोचिस्तान, केपी के, पीओजे के, सिंध में तो पहले प्रॉब्लम चल रही थी, पंजाब इनके कंट्रोल में था। पाकिस्तानी कहते हैं पंजाब ही है। और जैसे आपने कहा, हर बड़ी सिटी में, चाहे वो लाहौर है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे मुल्तान है, हर जगह इनके शियाज पॉकेट्स हैं, जो बहुत डेंस पॉकेट्स हैं, गेटोज हैं। और उन गेटोज में जो सुन्नी रहते हैं वो भी शिया मौलवियों को पैर छूते हैं, टाइप्स सजदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दैट इज़ अंडरस्टूड। सीसीएस में क्या डिस्कस हुआ? नेचुरली सीसीएस में क्या होता है कि जो अगर किसी आर्मी चीफ को बुलाते हैं, सीडीएस को बुलाते हैं, जब फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्रीफ करता है। बिकॉज नेचुरली जो होम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो अपने अपने कामों में, जैसे आपने कहा इलेक्शन, एक तो हमारी खूबसूरती है कि हर 2 महीने बाद यहाँ इलेक्शन का नया राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ चलते रहता है। तो वो अपने काम में उलझे हुए हैं, पर एक्सपर्टीज नहीं है, तो उनको ब्रीफ किया जाता है। कई बार क्या होता है कि एनएस से ब्रीफिंग लेके और वहाँ सीसीएस को ब्रीफ करते हैं, वो भी है। बिकॉज उनके पास आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स के सर्विसेज की सीडीएस से आ जाती है इनपुट, फिर जो इंटेलिजेंस की, रॉ की सारी इनपुट्स एनएसए के पास आती हैं। तो डिस्कस हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। बिकॉज हम एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम किसी को वीक मोमेंट पे हिट नहीं करते, बट मेरे को ऐसी वाली पॉलिसी से बड़े एतराज़ है, बुद्ध का देश वाली पॉलिसी, फर्स्ट जो, मुझे इसमें चीज़ों में विश्वास ही नहीं है। तो अगर आपका एडवर्सरी जो है वो इतना वीक हो जाए कि उसको अंदर से भी मार पड़ रही है, और शिया भी खड़े हो गए, और ईरान ने भी मिसाइल फेंकी, और जो हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा था कि पाकिस्तान की हार आप तभी मनवा सकते हो, जितना मर्जी पीटो मानेंगे नहीं, जब तक इनके कुछ ना कुछ ज़मीन इनसे ना खींची जाए। तो ठीक है, फिर आप ननकाना साहब ले लो वापस, करतारपुर ले लो, क्योंकि पीओजे के वो तो मतलब इवेंचुअलिटी वो तो आना ही है किसी ना किसी तरीके से, हम लड़ना नहीं चाहते उसके लिए। टफ टेरेन है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत स्लो होता है, यहाँ कर लो फिर समथिंग लाइक। तो नेचुरली पाकिस्तान के साथ क्या करना है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो तो सीसीएस, क्योंकि पड़ोस तो वही है ना, डिस्कस हुआ होगा। एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन, आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान कभी इतना वनरेबल हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी एसिमेट्री है? क्योंकि बलोची प्रॉब्लम, अफगानी प्रॉब्लम, शिया प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो वर्ल्ड में आ रहा है, तो जो गरीब जितना है उस पर उतना ज्यादा संकट आएगा ही। तो डू यू थिंक हैज पाकिस्तान एवर बीन वीकर देन दिस? नेवर, नेवर। बट पाकिस्तान ने ये सारी टेम्पलेट हमारे ऊपर लगाई थी। मैं ये कहूँगा कि उनको कर्मा कैच कर रहा है। सी, उन्होंने हमारे अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेके, जम्मू एंड कश्मीर से लेके, पंजाब से लेके, नक्सलवाद, हर जगह पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स आपको दिखेंगे। जो उनके देश में हो रहा है हमारे देश में वो कर चुके हैं। फिर वही बात आती है, एक तो हम बहुत बड़े हैं कि
पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा तो महाराष्ट्र के फार्मर को लेना देना नहीं उसके साथ। इसलिए हमारे देश में ना लोगों को इकट्ठा करके सरकार को गिराना बड़ा मुश्किल है। ये महादेव की कृपा है एक्चुअली। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, ज्योग्राफी छोटी है, प्लस एथनिसिटी ऐसी है कि बलोचों को पंजाबियों के साथ मतलब नहीं, पंजाबियों को पश्तूनों के साथ मतलब नहीं। तो इतनी वीक कभी नहीं थी, लेकिन उसमें सबसे मेजर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को चलाती है हमेशा। तो उलट से पुलट हो गया, लेकिन लोगों ने कभी आर्मी के खिलाफ ओपनली बात नहीं की। अभी सड़कों के ऊपर लोग आसिम मुनीर को गालियां निकाल रहे हैं। ये एक दौर आया था जब जिया उल हक मरने वाला था, उन दिनों लोग तंग हुए। तब क्या तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स आती थी कि लोग दबी आवाज में आर्मी को क्रिटिसाइज करते थे, दबी आवाज में, और उनको घर से उठा लिया जाता था। यहाँ लोग सड़कों पे आके आर्मी को कह रहे ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान से उठावा बना रहा ना, हमने तो नहीं बनाया। तो जो चीज आपको देश को रोक के जोड़ के रखती थी, जब काबू में रखती थी, जब वो चीज वीक होने लगी, क्योंकि आर्मी है क्या, मोनोलिथ थोड़ी है, उसके अंदर भी पश्तून है, उसके अंदर भी बलोच हैं, उसके अंदर भी शिए हैं, उसके अंदर भी जम्मू एंड कश्मीर जो पीओजे के गिलगिती हैं, वो सारे हैं। तो जो सोसाइटी की फिशर्स जब आपकी आर्मी की फिशर्स में घुसी, ऊपर से आपके पास तेल नहीं है, आपके पास हथियारों की कमी है, आपके पास अम्युनिशन कम है, आपने सारा बेच बाच दिया यूक्रेन को। तो जो आप कह रहे हो, इन कारणों से मैं कहूँगा कि आर्मी की वीकनेस जितनी आज पाकिस्तान में है, इतनी कभी नहीं थी। उसका इम्प्लाइड डिडक्शन ये है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल कभी नहीं था। तो सर मेरा यही सवाल आता है, जो अगर पाकिस्तान इतना वनरेबल है, शुड वी नॉट फॉर वंस टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन? क्योंकि दो चीजें होंगी, या आप दो व्यूज हैं, मैं आप एक व्यू तो ये पाकिस्तान अपने आप ही इम्प्लोड करी जा रहा है, इम्प्लोड करी जा रहा है, फटफट जाएगा, बटबट जाएगा, बलोच आज नहीं तो कल अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, अफगानिस्तानी ड्यूरेंट लाइन की बम्बू हो जाएंगे। पर दूसरा व्यू ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे देश डिफिकल्ट दौर से जाता है एंड देन वो उसको कर्ब कर लेता है, बचा लेता है, यूएसए के लिए यूजफुल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो दे कैन रिकवर ऑल्सो। तो डोंट यू थिंक कि ये भारत के लिए हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग समथिंग परमानेंट सो दैट वी सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? किल द एनिमी व्हेन द एनिमी इज वीक। चाणक्य तो यही कहता है, और उसको मॉडर्न डे में वो लगाएंगे तो यूएसए ऑफ कोर्स पाकिस्तान को बड़ी बार बचा चुका है, बड़ी बार उसने बेल आउट किया है, लेकिन आज उसका जो अपना हाल है फाइनेंशियली, वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता। और अगर इन्हें सऊदीज को कोऑपरेट नहीं किया और सऊदीज को मार पड़ गई, और सऊदीज अब अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, तो इनका जो अलग पंगे होंगे। मैं ये कहूँगा कि फिर भी इंस्टेड ऑफ हमारा अपने उंगलियां हाथ गंदा करने से अच्छा ये रहेगा कि हम उन लोगों को स्ट्रेंथन करें जो पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो चाहे वो अफगान है, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो शिया हैं, जो गेम्स हमारे साथ खेली गई हैं, हमने बेसिकली उसी गेम उसी टेम्पलेट को उल्टा करके वापस लगाएंगे तो हमारा पर्पस अचीव हो जाएगा। बिकॉज क्या है ना, सपोज हम घुस जाते हैं अंदर, लड़ाई शुरू हो जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? क्या हम पाकिस्तान की लैंड कैप्चर करना चाहते हैं? वो हमारा है नहीं। पीओजेके को मैं पाकिस्तान की लैंड नहीं मानता ना, वो तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान का जो लैंड है उसको क्या हम कैप्चर करना चाहते हैं? वो हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर साहब का एक स्टेटमेंट को छोड़ के कभी भारत ने ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। हालांकि पंजाब की बड़ी डिमांड है कि हम ननकाना साहब भी वापस लें और करतारपुर हमारा होना चाहिए, हमारे गुरुओं की जगह वो। मेरी भी डिमांड है तो सर, माइट ऐड फॉर द रिकॉर्ड, मेरी भी डिमांड है कि लोग ओके बहुत कुछ वापस देना चाहिए। ओके ओके। हाँ, लाहौर तो हिंदू सिटी, और सिख अगर हमारी हिस्ट्री से निकाल दी गई, जितना सिख एम्पायर था उसकी सीट ऑफ पावर थी लाहौर इतने सालों। तो क्या इस चीज को क्या हम लेके उस लेवल पे जाना चाहते हैं कि कल को उनके भी 20 25 50 लाख, क्योंकि आप उनको भगा नहीं सकते ना सिविलियन को, यूएन और इंटरनेशनल नियमों को करने नहीं देंगे। अगर आपने कैप्चर कर दिया लाहौर, हमने 65 में लाहौर पहुंच गए थे हम इच्छोगल नहर पे ऊपर, फिर वापस आए। अगर आप कैप्चर करते हो टेरिटरी, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या आप उनको सिमुलेट करोगे, अपने अंदर और गन डालोगे? तो बेस्ट ये मैं कहता हूँ, ये सेम चीज़ पीओजेके के लिए भी है कि आप इसको तोड़ने में मदद कीजिए। जो लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, आप बलोचों की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, ऑफिशियली आप कभी बोल नहीं सकते। मनमोहन सिंह जी बोल गए थे एक बार, बाकी हम कभी बोलते नहीं। बट आप अफगान गवर्नमेंट के साथ क्यों डिफेंस पैक्ट नहीं करते? आप उनको हथियार क्यों नहीं सप्लाई करते? वो जो आपका काम कर सकते हैं, और जो गन है हमारे ज़मीन से फायर करके एक उल्टा अपने पर अटैक इनवाइट करना था, वही गन अगर अफगान चलाते हैं, हमारी गन हमसे, और पर्पस हल होता है, तो वाई नॉट? उनको भी इंसाफ मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो आई थिंक आई वुड रादर से कि ये जो जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था ना, पॉज हुआ था, तो किसी इंटरव्यू मैंने कहा था, मैं जो नेक्स्ट फेज आएगी ना, वो कोवर्ट ज़्यादा होगी, ओवर्ट कम होगी।
हमारी मिसाइल्स वहाँ जाती हुई दिखेंगी एक पॉइंट पे काइनेटिक फेज, लेकिन जो मेन पाकिस्तान की बर्बादी होगी वो बर्बादी होगी उससे पहले, कोवट, जिसको आप धुरंधर मोड कह सकते हैं, और वो होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप देखो कितना पेस तेज हो गया है। जी सर अगर टर्की कर सकती है पाकिस्तान में आके, जिसका कोई लेना देना नहीं इन दैट सेंस विद भारत, एक्सेप्ट उसके जो डिल्यूजन्स हैं दिमाग में कि भैया मैं तो वो बन जाऊंगा, तो भारत के लिए तो मेरे को लगता है जब वीक पॉइंट है, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट साथ में ऐड कर दिया उसके ऊपर कि भाई यूएस की भी बैंडविड्थ बहुत कम है, फाइनेंशियल, मिलिट्री, नेवल, हर तरह से कम है, तो वो एक सोने पे सुहागा मोटा है। बिकॉज मुझे जो ये डर लगता है और मैं ये एप्रीहेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान माइट रिकवर फ्रॉम दिस वीकेस्ट पॉइंट एंड देन वी अगेन हैव द सेम प्रॉब्लम्स वी हैड, क्योंकि एक 71 में वीक पॉइंट था और उसके से बराबरी या उससे ज्यादा वीक पॉइंट इस समय लग रहा है। तो व्हाट इज द रिस्क इन नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन? अगर पाकिस्तान रिकवर करता है, और 71 में देखिए पाकिस्तान वीक था एज ए कंट्री, बट पाकिस्तानी जो वेस्ट पाकिस्तान वीक नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने फौज भी लिमिटेड भेजी, एयरफोर्स भी लिमिटेड भेजी और वहाँ मार खाई। डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। वेस्ट में ये ठीक थे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इनको आप रिकवर करने का मौका दे रहे हो, तो हमें हिस्ट्री हमें बताती है कि जब जब पाकिस्तान में खुशहाली आई तब तक पाकिस्तान ने हमें तंग किया। तो फिर हमें एक और फेज ऑफ 20, 25, 30, 40 साल की एक फेज आएगी जिसमें आपको पंजाब की टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर का टेररिज्म ऐसे फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो लोगों का रिएक्शन आपने देखा, चाहे वो गाज़ा पे आता है हमारे देश के अंदर, चाहे ईरान पे आता है, तो हमारे अंदर बहुत सारे पाकिस्तान हैं। हमारे अंदर के जो बहुत सारे पाकिस्तान हैं उनको सीधा करने का सिंपल तरीका यही है जो आप कह रहे हैं कि हम इनको इनकी कमर ही तोड़ दें। और कमर तोड़ने का ये सबसे अच्छा मौका है, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। तोड़नी कैसी है वो डिबेटेबल है कि आप कोवर्टली भी तोड़ सकते हो, ओवरटली भी तोड़ सकते हो। मेरी ये सोच है कि आप कोवर्ट करो, और एक जब आपका असेसमेंट में डैमेज एक लेवल तक पहुंच जाए फिर आप उसको काइनेटिक फेज में ले जाइए। बिकॉज इस बार हम उग्रवादियों के अड्डे नहीं उड़ाने वाले। पाकिस्तान ने क्या किया बाय द वे, पाकिस्तान ने अपने जो जितने ये अड्डे थे ना, जो बड़े बड़े जैसे लश्कर के और इसके, ये सारे शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं पीओजेके के अंदर। पाकिस्तान चाहता है कि हम जब उग्रवादियों को मारने आए तो हम पीओजेके में ही लड़े। उनका शुरू से मंशा रही है कि हमारी सारी लड़ाइयाँ पीओजेके में हों, नीचे पंजाबी अपनी विस्की पीते रहे। अब कभी भी देखिए 47, 48 जम्मू कश्मीर, 65 जम्मू कश्मीर। वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी की हमें सराहना करनी चाहिए। उनकी हाइट बड़ी छोटी थी, दिल बहुत बड़ा था। जब जम्मू एंड कश्मीर में स्टेलमेट आ गया था और हम बैकफुट पे आ गए थे, उन्होंने बोला खोलो लाहौर का, और जैसे लाहौर का हमने खोला फ्रंट, तो नेगोशिएशन टेबल पे आ गया। बिकॉज पाकिस्तान अपनी पंजाब लूज नहीं कर सकता। 99 फिर JNK। इस बार सिंदूर में हमने उस रिचुअल को तोड़ा कि JNK POJ छोड़ो, अभी हम तुमको ठोकेंगे पंजाब के अंदर। तो अभी जो इनकी सेमिनरीज हैं, जैसे दावा की सेमिनरी है, जब बावलपुर वाली, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये इनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं POJK में, कि अगली बार भारत मारे तो वहां मारे। मैं कहता हूं हम क्यों मारे? भारत ने अनाउंस कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कि ऐसा अटैक होगा, हम तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम उन चीजों को तोड़ेंगे जो इन चीजों के पीछे है। तो इन चीजों के पीछे उनकी फौज है, इन चीजों के पीछे उनके पॉलिटिशियंस हैं, तो हम ठोकेंगे इनके आर्मी एसेट्स को। अभी नेक्स्ट फेज में मेरे को नहीं लगता आपको कोई एक आधा कोई ठुक जाए गलती से गुजरे। हम किसी मदरसे पे अपनी मिसाइल वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हमारी मिसाइल उड़ती हुई जाएंगी जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ के आर्मी कमांडर्स बैठे हुए हैं। क्रिपल करेंगे उनकी डिफेंस फोर्सेस को, और नेवी अपना गेम खेलेगी। तो वो फेज आएगी, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि अंतर आग लगा के रखी हुई है, और एक जब लोहा गर्म हो जाएगा तब वार करेंगे। जी जी सर यही है। CCS की बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, वर्ल्ड एक अलग सिचुएशन में। आई होप ये जो ईरान को तो सॉर्ट आउट करना ही है, इकोनॉमिकली और मिलिट्री क्या चैलेंजेस हैं, बट आई होप कि जिस तरह आप भी कह रहे हो कि वीकेस्ट है पाकिस्तान, वी टेक सम डिसाइसिव एडवांटेज आउट ऑफ इट। नहीं तो ये ना हो 10 साल बाद फिर हम बात कर रहे हो कि अरे वो टाइम था, ये टाइम था, वो टाइम था। यस, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिचुएशन सर। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू जी।